नमस्कार। इनविजन के खास प्रोग्राम कौन बनेगा सांसद की इस कड़ी में हम हाजिर हैं अपने कुछ नए जनप्रतिनिधियों के साथ। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम लगातार जनता के मुद्दे, राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, उनकी जनता की सीधी बात, उनके सीधे मुद्दों को जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचा रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों के पास पहुंचा रहे हैं, ताकि जनता अपने मुद्दों को और विकास के तौर पर एक सही जनप्रतिनिधि का चुनाव कर सके। 12 मई को चुनाव होने वाले हैं, सियासी पारक भी काफी गर्म हो चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी चुनाव की दुकान सजा के बैठे हैं। उन्होंने वादों की अलग अलग वैरायटी भी रखी है और जनता को लुभाने का पूरा अपना कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। वो अपना सवाल सीधे जनप्रतिनिधियों से रख रही है और उनसे जवाब चाह रही है। आज हमारा ये जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। जनप्रतिनिधियों से हम सीधे सवाल करेंगे उनके विकास के मुद्दे पर कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा विकास का कौन सा मुद्दा चुना है या ऐसी कौन सा योजना उनके पास है जिससे जनता उन्हें चुने। तो आज हमारे इस राजनीतिक पहलू और विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है सुनैना त्रिपाठी जी कांग्रेस से, जिनके बारे में कहा जाए तो राजनीति इन्हें विरासत में मिली है और ये प्रियंका वाड्रा की तर्ज पर बिना किसी पद की लाभ लिए, बिना किसी पद का इन्होंने इसकी कोई बात करें, इन्हें कोई पद नहीं चाहिए, सिर्फ कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने के लिए उन्हें ये अपना पूरा जीवन लगा रही हैं। लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, कांग्रेस के लिए लगातार अपना संघर्ष जारी किए हैं। और इनकी बात करें तो ये भाजपा से हैं, गंगाराम दुबे, गंगा सागर दुबे जी, जिनकी छवि जो है एक सीधे और सरल नेता के तौर पर पेश की जाती है और एक जिलाध्यक्ष के पद को भी ये पद की जिम्मेदारी भी ये निभा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सबसे और सपा से है जो इस वक्त प्रदेश में सत्तासीन पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जिसका इस वक्त ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये हैं राजकुमार केसरी जी जो जिला सचिव हैं। माफ करिएगा थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, लेकिन आज हम विकास के मुद्दों पर कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले, जनता के मुद्दों पर कोई गड़बड़ी नहीं करने वाले, जनता का सीधा जवाब जानेंगे, जनता का विकास का मुद्दा जानेंगे कि क्या है जनता का विकास का मुद्दा। आज हमारी ये परिचर्चा शुरू करने से पहले हम अपना पहला सवाल जो है वो सपा से करेंगे। हमारा पहला सवाल आपसे है कि इस वक्त प्रदेश में आपकी सरकार है, तो इस वक्त आपका विकास जो आपने विकास, अपने उपलब्धियां गिनाई हैं, तो इस वक्त आपने क्या विकास किया? मिर्जापुर में क्या विकास किया? मिर्जापुर में भी विकास हुआ है। आपके कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां विकास नहीं हुआ हो, काम नहीं हुआ हो। जनता के लाभ पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता के या जो है किसान योजना की तरफ, इस तरह से बहुत से योजना है, लैपटॉप है, बेरोजगारी भत्ता है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम जनता को दिए हैं, छात्र नौजवान को दिए हैं, किसान को दिए हैं, व्यापारी वर्ग को दिए हैं, सबको दिया गया है। सरकार तरफ जो भी उपलब्धि है सरकार का जनता बीच में है। किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को योजनाओं का लाभ दिया, उनके लिए कई योजनाएं चलाई, लेकिन अगर इन्हीं की बात करें तो गन्ना किसान जो हैं जिनके 2 करोड़ रुपए अभी भी सरकार ने बकाया रखे हुए, ये बात क्या सच है? जनता से ही राय जानेंगे। प्रदेश सरकार पर गन्ना किसानों का 2 करोड़ का रुपया लगभग अभी भी बकाया चल रहा है और ये किसानों की बात कर रहे हैं, कहाँ तक सच है? देखिए, जो बात कर रहे हैं यहाँ के प्रतिनिधि महोदय, सारा गलत है। मैं तो समझता हूँ कि प्रदेश में जितने किसान हैं, कई किसानों ने आत्महत्या भी कर लिया और यह प्रदेश सरकार केवल वादों का पिटोरा जो खोलती है। तो मुलायम सिंह जी थे, कहे कि बिजली माफ़ कर देंगे, किसानों की सिंचाई की व्यवस्था देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, यहाँ के लोगों के माध्यम से, कि कितना उन्होंने किसानों के लिए किया। जितना मैं समझता हूं सारे छलावा, ज़मीन पर हकीकत तो कुछ है ही नहीं है। जहाँ तक रोड की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि केवल नगर में जगह जगह केवल बोर्ड लगवा दिए गए कि सांसद महोदय ने रोड बनवा दिया। जो रोड का निर्माण 10 वर्ष पहले हो गया, अब उसका लोकार्पण कैसे किया जा रहा है? कि जो सड़क का निर्माण 5 वर्ष पहले कर दिया गया उसका लोकार्पण आज क्यों किया जा रहा है? एक और सवाल हमारे पास है कि पिछले लोकसभा चुनाव में, 2009 के लोकसभा चुनाव में जिले की जनता ने आपके प्रत्याशी बाल कुमार पटेल को यहां से चुना, उन्हें सांसद होने का गौरव दिया, वो उनको सबसे बड़ी पंचायत में भेजा।
5 साल तक सांसद जी मिर्जापुर में नजर नहीं आए, किसी जनता के मुद्दे को लेकर सड़कों पर नजर नहीं आए। जो सपा के लोग हैं वो छोटे छोटे मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, ट्रेनें रोकते हैं, जेल भरते हैं, लेकिन जनता के विकास को मुद्दे को लेकर कितनी बार वो जेल गए, कितने बार उन्होंने धरना प्रदर्शन किए, कितना बार किया उन्होंने। ऐसा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा मुद्दों की लड़ाई करती है, अगर जनता के हित की लड़ाई लड़ती है, ऐसी बात नहीं है। और उन मुद्दों पिछले गवर्नमेंट की जो सरकार बसपा की गवर्नमेंट थी उसमें हमारे नौजवानों को जितनी लाठियां चार्ज हुई मुद्दों को लेकर अपने जनता के हित की बात करने के लिए, आज हमारे कितने नौजवानों पर जो है आज भी मुकदमा कायम हुआ है, फिर भी हम लोग उसको मुद्दे पर छोड़े नहीं। हम लोग की सरकार है और जनता के हित के लिए हमेशा प्रयत्न है, आवाज भी कर रही। हमारे सांसद जी ने मिर्जापुर में 380 करोड़ रुपया का केंद्र सरकार से ले आकर के नक्सल क्षेत्र में उन्होंने दिया है, ऐसा बात नहीं है। जिगना ओवर ब्रिज में माननीय सांसद जी ने 30 करोड़ रुपया दिया, 80 करोड़ 70 लाख रुपया नक्सल में सड़क और बिजली वितरण कर दिया, ऐसा नहीं है। ये अपने विकास गिना रहे हैं, बजट गिना रहे हैं, लेकिन 5 साल में सांसद जी ने कौन सा विकास किया, कितने मॉडल बनाए उन्होंने और कौन कौन से विकास में उन्होंने भागीदारी दर्ज कराई, हम यहाँ के लोगों से ही जानेंगे। ये कह रहे हैं कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बजट के इतने पैसे खर्च किए, कितना विकास किया इन्होंने। देखिए, जो हमारे सपा के मित्र कह रहे हैं, मैं इनसे सिर्फ 2 प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग कॉलेज इन्हीं की सरकार ने मिर्ज़ापुर को दिया था, और जब इनकी सरकार चली गई तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी चला गया आजमगढ़। ये कह रहे ये जेल गए, ये लाठी खाए, ये मुकदमा दर्ज कराए। इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर और भटौली के पुल को लेकर जब पिछली सरकार ने इसको दिया था, और जब इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ गया तो कितनी बार इन्होंने आंदोलन किया, कितनी बार मिर्जापुर की जनता के लिए इन्होंने लाठियां खाई, ये मुझे बताएं ये जनप्रतिनिधि महोदय। सवाल है कि कितनी बार आपने आवाज उठाई। जी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने और हमारे सांसद महोदय ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आंदोलन किया और लड़ाई लड़ा, और डीएम यहाँ जिला अधिकारी महोदय से सांसद को भी पत्र लिखा कि मिर्जापुर से जो यहाँ से आईटी कॉलेज गया हुआ है वापस मिर्जापुर लाने का काम मांग करे हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारी सांसद बैठे थे, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय बैठे थे, ऐसी बातें नहीं थी। सरकार से मांग किया गया कि मिर्जापुर में आईटी कॉलेज खोला जाए। और वर्तमान में आपको बताना चाहता हूं कि जो मिर्जापुर से लोकसभा के हमारे प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पटेल जी है, उन्होंने कहा कि मिर्जापुर में अगर हम सांसद बनते हैं या नहीं तो फिर भी मिर्जापुर में बिंद विश्वविद्यालय का मांग करेंगे और यहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेंगे, और ऐसे ही तमाम योजनाएं। जैसे आपने हमारे भाई महोदय ने कहा कि मिर्जापुर में भटोली पुल, चुनार पुल का मामला है, तो मैं बताना चाहता हूँ 2007 में जब नेताजी ने घोषणा किया था मिर्जापुर, चुनार और भटोली पुल का, तो उसमें तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई थी, काम प्रगति पे था। लेकिन जब हमारी सरकार चली गई, बसपा की सरकार आई, उन्होंने हमारे सारे अच्छे कार्यों को बंद कर दिया। इसने बसपा की सरकार आई, बसपा शासन में आई तो सपा सरकार के शासन में जो भी कार्य हुए उस पर रोक लगा दी गई, उस पर कोई भी कार्य, सारे कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उस वक्त क्या सत्ता में रहने वाले जनप्रतिनिधि ही, क्या सत्ता में रहने वाली पार्टियां ही इसके लिए आवाज उठा सकती हैं? क्या आप एक पार्टी के, आप जिले के विकास की बात करते हैं, क्या आप उस वक्त आपने विरोध किया? क्या आप सड़कों पर उतरे? क्या आपने धरना प्रदर्शन किया? क्या आपने अनशन किया? नहीं किया। आंकड़ों में नहीं है, हमने समाचार पत्रों का आंकड़ा किया, सारे आंकड़े हमने देखे। उस वक्त आप कहां थे? ये बात कर रहे हैं विंध्य कॉलेज की और मेडिकल कॉलेज की। इंजीनियरिंग कॉलेज जब यहां से आजमगढ़ भेज दिया गया उस वक्त ये सामने नहीं आए, और इस वक्त विंध्य और मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली बात इन्होंने कहा कि विंध्य कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात जो इन्होंने कही, तो उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि इन्होंने कहा कि हम इसके लिए मांग करेंगे। अभी हम वादा नहीं कर रहे हैं, ये अभी जिले की जनता से ये नहीं कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रतिनिधि चुन करके जाता है तो हम विंध्य मेडिकल कॉलेज खुलवाएंगे या हम यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी खुलवाएंगे, इसके बारे में वादा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं हम मांग करेंगे। तो मांग करने के लिए तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे बन करके क्या मांग करेंगे, तो सामने बैठी हुई जनता भी मांग करती रहती है। तो मांग करने और करने में बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात कि अब इनकी बात की कथनी और करनी में कितनी सच्चाई है, तो आपने ही पहले कहा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा इन्होंने कर रखी थी, वो आज तक जमीन पर नहीं उतर सका। तो मांग करते रहेंगे, क्योंकि अब तो इनका जहाज डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो डूबते हुए जहाज का व्यक्ति तो चाहे जितना हाथ पैर चलाता है कुछ भी मांग कर सकता है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और इनके वादों पर, इनके कथन पर अब उत्तर प्रदेश की जनता को राई रत्ती भर भी विश्वास नहीं है।
सुनैना त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सपा सरकार की कथनी करनी में बहुत अंतर है, ऐसा सुनने को मिलता है, जबकि सपा सरकार करती है कि उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है, तो कहाँ तक ये सच है? जहाँ तक मैं मानूंगी कि सपा सरकार ने बाकी राज्यों के बारे में तो नहीं कह सकती, पर मिर्ज़ापुर के लिए ज़रूर कह सकती हूँ, क्योंकि मिर्ज़ापुर के मैं बड़े ही इंटीरियर एरियाज़ में दौरा कर रही हूँ। मढ़ियान राजगढ़ क्षेत्र गई, मैं हलिया क्षेत्र गई, लालगंज देखा, पर मुझे तो कहीं यहाँ किसी का क्या सपा सरकार क्या बीएसपी सरकार क्या किसी सरकार का कोई काम नहीं नज़र आया। तो इस बारे में मैं यही कहूँगी कि लोग बड़ी बड़ी बातें ज़रूर, क्योंकि आपके टेलीविज़न पे और चुनाव का व्यक्त है, समय चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे ज़रूर करेंगे, पर उसको पूरा करने की मादा किसमें है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया है कि विकास के वादे तो सभी करते हैं, विकास का मुद्दा तो सभी उठाते हैं, लेकिन उन मुद्दों पे बहस नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि उन मुद्दों को पूरा कौन करेगा, उन वादों को पूरा कौन करेगा। लेकिन अभी जब हम सपा के प्रतिनिधि से बात कर रहे थे तो इन्होंने एक बात उठाई थी कि भटौली पुल के लिए इनके सांसद ने पत्र लिखा था। तो हम बात करेंगे बेलवन पुल के लिए भी हम बात करेंगे। 2007 में उसका शिलान्यास हुआ, 2009 में आपके सांसद बाल कुमार पटेल जी ने पत्र लिखा, 5 करोड़ रुपए बजट स्वीकृत भी हुए और 5 लाख रुपए मिला भी। लेकिन जैसे ही वो बजट मिला उसके बाद ये मामला भी खटाई चला गया और बेलवन पुल तो आज तक नजर ही नहीं आया। बेलन नहर के लिए माननीय सांसद जी ने 24 करोड़ 5 लाख रुपया उन्होंने स्वीकृत किया, ऐसी बात नहीं है, और केंद्र सरकार रिया करके उनको दिया है। ये आपका बेलन नहर और बकार नहर की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारे सांसद ने प्रयास किया, वो पास भी हुआ है 24 करोड़ रुपया। जनता का सवाल जनता जवाब देगी कि इन्होंने कहा कि 24 लाख का बजट पास हुआ, तो कहाँ है? एक मिनट, नहीं, आपने पुल की बात कही है और आप बता रहे नहर की बात, तो पहले स्पष्ट करें ना कि आपने पुल की बात कहा और आप नहर की बात कर रहे हैं, तो पहले स्पष्ट इनको बताइए क्या पूछ रही हैं। हम बेलवन पुल की बात कर रहे हैं, 2007 में जिसका शिलान्यास किया गया जी, निर्माण कार्य में है। क्या जनता से जवाब मांगेंगे, क्या निर्माण कार्य में बेलवन पुल है? एक मिनट, जनता से जवाब, आपसे जवाब जानेंगे कि बेलवन नदी पे अभी कोई निर्माण कार्य नहीं जारी है, ना तो वहाँ कोई सामग्री या कोई ऐसी चीज वहाँ पर उपस्थित नहीं, तो जिसे क्या बताया जा सके। और जानेंगे बेलवन पुल क्या जमीनी स्तर पर उसका कोई निर्माण हो रहा है? वहाँ कहीं कुछ नहीं हो रहा है, केवल सीधा सन्नाटा दिख रहा है। अगर कुछ होता तो कुछ हलचल तो मचती भाई, हवा भी चलेगा, कुछ हलचल तो मचेगी। जब वहाँ कुछ लग ही नहीं रहा है, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, फालतू की बात और झूठी बात समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता झूठी और बेकार की बातें कर रहे हैं, झूठे विकास की बात कर रहे हैं। और भी लोगों से बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी जो अलग अलग पुलों और इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रही है, कहां तक सच है? क्या समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए क्या उसको पूरा किया उन्होंने? अभी आप जब पूछ रही थी इनसे प्रश्न, बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। इनके राज्य में सरकार है, इनके पास भी अलॉटमेंट है, बजट है, पैसा है, विकास का पैसा है, लेकिन हर बात में ये कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा लाके मेरे सांसद काम किए हैं। तो पैसा केंद्र से, इनके राज्य का पैसा इनके मुलायम सिंह जी के परिवार में खर्च हो जाता है। पैसा कहाँ से आता है? केंद्र से आता है, केंद्र से आया है, वो भी पैसा ले आते हैं केंद्र से, 200-400 करोड़ रुपए उसको भी खा जाते हैं। तो इनको बड़ा आरोप लगाया है कि सपा सरकार जो है अपने बजट तो खुद खर्च कर डालती है, केंद्र सरकार से बजट लाती है और उससे भी अपने ही परिवार पर खर्च कर डालती है। सांसद महोदय हैं तो मिलान केंद्र से होता है, ऐसी बात नहीं है। वो भी अगर साल में 5 करोड़ रुपया उनको विकास के लिए मिलता है, अगर जनता के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता है तो उसके लिए मांग उस गवर्नमेंट से ही करते हैं। ऐसा जनता से सवाल कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान सांसद बाल कुमार पटेल जी ने यहाँ पे कौन सा विकास किया? जनता से सवाल करेंगे कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान बाल कुमार पटेल जी ने यहाँ पे कौन सा विकास किया? हम यहाँ पे सबसे पहले माँ विंध्यवासिनी के धाम में तीनों प्रतिनिधि हैं और त्रिकोण बना गए हैं। माँ विंध्यवासिनी यहाँ हैं और उनके साथ एक हैं भैरव जी और एक हैं हनुमान जी जो क्षेत्रपाल हैं। तो माँ विंध्यवासिनी के रूप में सुनैना जी हो जाती हैं और भैरव और हनुमान जी के रूप में दोनों हमारे गंगा सागर दुबे जी और राजकुमार जी। तो ये इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे पहले बात, अभी 5 साल की बात आ गई है, तो जब यहाँ तीनों विधायक प्रतिनिधि हैं, तीनों के विधायक हैं, क्या जिस क्षेत्र से आपको जनता ने, तीनों से जवाब चाहता हूँ, तीनों को जनता ने जहाँ निर्वाचित किया, आज सांसद हो जाने के बाद उस क्षेत्र की जनता के साथ
एक तरह से धोखा विश्वासघात नहीं होगा? जनता ने 5 साल के लिए चुना था, क्या आप ऐसे ही 5 साल चुने जाने के बाद, आप तीनों से जवाब चाहूँगा, 5 साल चुने जाने के बाद फिर यहाँ भी छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे किसी और का? सवाल है कि जहां बाहरी प्रत्याशी यहां आते हैं, चुनाव जीतते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म होता है, अगली लोकसभा के लिए बिगुल बजता है, प्रत्याशी यहां से जो इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा यहां पे अपना चेहरा नहीं दिखाते। ललितेश पति त्रिपाठी जो है वो मढ़ियान विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा के सदस्य हैं, वहीं के रहने वाले हैं, बचपन से लेकर आज तक वो वहीं रहे हैं। पढ़ाई के लिए ज़रूर, शिक्षा के लिए वो बाहर गए, शिक्षित होके फिर वो वापस अपनी जन्मभूमि और जन्मभूमि तो नहीं, कर्मभूमि पे वापस आ गए हैं। 2 साल पहले वो यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं और जीतने के बाद ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ख्याल से यहाँ की जनता बहुत जागरूक है, मिर्ज़ापुर के लोग भी जागरूक हैं, वो पता कर सकते हैं कि वो 2 साल में वो मढ़ियान क्षेत्र छोड़ के गए हैं कि मढ़ियान क्षेत्र में पैर जमा के बैठे हैं और वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपसे जानेंगे जवाब कि आपके प्रत्याशी जो हैं, हाँ, आपके प्रत्याशी जो हैं वो भी बाहरी प्रत्याशी हैं और इस बार संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो क्या वो इस बार अगर यहाँ पे चुनाव जीतती हैं और अगला लोकसभा चुनाव जब हो, क्या वो ये क्षेत्र छोड़ के चली जाएंगी? जी नहीं, क्यों क्षेत्र छोड़ करके काहे चली जाएंगी? और बाहरी भीतरी का जो सवाल है, देखिए ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, किसी एक विधानसभा या किसी म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड का चुनाव नहीं है। इसलिए इस पे बहुत बड़ा ये सवाल कि बाहरी भीतरी का सवाल बेमानी है। हाँ, इसमें सवाल जरूर उठता है कि चुनाव लड़ने वाला जो प्रत्याशी है, प्रतिनिधि जो होने का दम भरता है, उसकी नीयत कैसी है। मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारी उम्मीदवार अपना दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की अनुप्रिया पटेल जी हैं, वो बगल की सीट बिल्कुल मिर्जापुर से मझवा विधानसभा से सटी हुई सीट है उनकी, रोहनिया, वहां से विधायक हैं और पिछले 2 साल का उनका कार्यकाल बताता है कि रोहनिया विधानसभा से बिल्कुल राजनीति में आने के बाद में उन्होंने 2 वर्षों के अंदर जनता की समस्या, चूंकि सरकार उनकी नहीं है लेकिन जनता की समस्या को लेकर के हमेशा वो संघर्षशील रही हैं। और आगे भी जवाब जानेंगे। एक मिनट, यू टर्न ले लिया कि 2 साल में जब हम छोड़ के एक क्षेत्र आएंगे तो उस क्षेत्र की जनता के साथ हम धोखा नहीं करेंगे जिसने हमको 5 साल के लिए चयनित किया था। सवाल है। सवाल यह है कि जब हम एक जगह विधायक हैं तो क्या हम वहीं विधायक के रूप में जनता की सेवा नहीं कर सकते थे? हमारी ही तरह जनता वहाँ भी थी। नंबर 2 सवाल ये उठता है कि आप विधायक होने के बाद क्या संकट पार्टी, तीनों पार्टियों के पास इतना संकट कार्यकर्ताओं का हो गया था कि विधायकी की इस्तीफा दिला के पुनः वहाँ चुनाव करा के पुनः सरकार का पैसा खर्च करा के एक विधायकों को सांसद प्रत्याशी बनाया गया। संकट इस बात का है। सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रत्याशी की कमी हो गई थी या ऐसी कौन सी बात हो गई थी? अगला सवाल जानेंगे। मैं अपने भाजपा के जो यहाँ सीनियर लीडर आए हुए हैं, इन्होंने कहा कि ये लोकसभा का चुनाव है, मिर्जापुर की जनता को लोकसभा विधानसभा से मतलब नहीं है, अपने विकास से मतलब है। इन्होंने वीरेंद्र सिंह मस्त को 2 बार यहाँ से एमपी बनाया। क्या मिर्जापुर चारागाह है? क्या आप जब मन हो तब बाहर के प्रत्याशी को ले आकर चुनाव लड़ाइए और फिर उसको यहाँ से भेज दीजिए? क्यों नहीं? वीरेंद्र सिंह को 2 बार आपने यहाँ से एमपी बनाया, कहाँ है वीरेंद्र सिंह? ये जवाब दें। अगर ये कह रहे हैं कि अनुप्रिया भी जीतने के बाद यहाँ रहेंगी तो वीरेंद्र सिंह क्यों नहीं रहे यहाँ पे? इनका ये जवाब दें। जवाब चाहिए कि आखिर हमारे मित्र ने जो एक सवाल किया कि वीरेंद्र सिंह बाहरी थे, वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल बताता है, यहाँ की एक एक जनता इस बात की गवाह है कि वीरेंद्र सिंह जनता के दुख दर्द में सदैव सम्मिलित रहे। उनका जन्म कहाँ रहा? वो मिर्जापुर का भूगोल जब उसमें बटा हुआ नहीं था, उनकी पूरी परवरिश, उनका पूरा बिजनेस यही मिर्जापुर और सोनभद्र उसमें बटा हुआ नहीं था। इसी सोनभद्र की धरती, मिर्जापुर की धरती पर उन्होंने अपनी राजनीतिक ककारा सीखा और यहीं वो अविभाजित मिर्जापुर जिले के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में काम किए और जब जिला बंट गया तो सोनभद्र में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के रूप में वो काम किए पार्टी का और यहां से उनको उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन 6 साल वो सांसद यहां रहे। एक बार उनका कार्यकाल संक्षिप्त रहा, 1.5-2 साल का रहा, दूसरी बार उनका 5 साल का एक पूरा कार्यकाल रहा। और वीरेंद्र सिंह किस प्रकार के नेता हैं, वीरेंद्र सिंह का चरित्र कैसा समाज में है, वीरेंद्र सिंह जनता के मुद्दों को लेकर के कितने संघर्षशील रहे हैं, ये मैं अगर कोई बखान करूं तो अपने मुंह मुया मिट्ठू बनने वाली बात होती है। यह उत्तर प्रदेश, यह मिर्जापुर की जनता इस बात की गवाह है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ जनता की तरफ भी सवाल जाते हैं। अगर बाहरी भीतरी का सवाल यह जनता पैदा करती है तो वीरेंद्र सिंह जब चुनाव हारे थे तो फूलन देवी को जिता दिया था इस देश की जनता ने, इसी जिले की जनता ने।
क्या वो लोकल थी क्या? आप मिर्जापुर के भूगोल की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के इतिहास पे अगर हम रोशनी डालें, प्रकाश डालें, तो 2007 में भी अपना दल भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था। 2007 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था, लेकिन 2007 का विधानसभा चुनाव जैसे ही बीता गठबंधन भी खत्म हो गया। तो हम जानेंगे कांग्रेस नेताओं से कि क्या इस बार भी गठबंधन चल पाएगा? नहीं, गठबंधन नहीं चल पाएगा। कांग्रेस की सरकार ने बहुत काम किया है इस देश के लिए। जैसे आपके लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम गरीबों के लिए काम किया है, राजीव गांधी विद्युतीकरण गरीबों के लिए काम किया है, वनाधिकार कानून गरीबों के लिए दिया है। और आज उन कामों का जो पैसा आया हुआ है, जैसे आपका एम्बुलेंस चलती है जो जिलों में चलती है, प्रदेश सरकारें चला रही हैं, उस पर अपना अपना स्लोगन लिख के, अपना अपना नाम लिख के, उस पर ग्रामीणों की सेवा न करना, उनको हॉस्पिटल न पहुंचाना, उस सारी व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है। एक आरोप फिर लगा है सपा सरकार पे कि केंद्र सरकार की योजना, अभी तक तो ये आरोप लगा था कि केंद्र सरकार के बजट को अपना बजट बनाते रहे हैं, लेकिन अब एक आरोप ये भी लगा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को भी अपनी योजना बता रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जो है हमारी उत्तर प्रदेश में, वो हर लोगों को, हर जनता की तरफ देखती है। ऐसी बात नहीं, जैसे हमारे भाई साहब कांग्रेस की जो लगाए हैं, अगर सही रूप से सुचारू रूप से अगर काम किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। आज 108 एम्बुलेंस आप देखिए, ऐसा कोई स्थान नहीं हुआ जहां हमारे भाई बंधु अगर किसी एक्सीडेंट में हुआ हो और 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी वहां पहुंच जाती है और मरने से बच जाता है। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। आपके सरकार की एक उपलब्धि तो ये भी है कि अपराध का आंकड़ा ऊपर 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 और ऊपर ही जा रहा है, ये भी तो उपलब्धि है। देखिए, अगर किसी हत्यारा, किसी से दुश्मनी है या कोई बात है, हर जहां सुरक्षा नहीं हो सकता। तो क्या सुरक्षा के मुद्दे पर, एक मिनट, सुरक्षा के मुद्दे पर आप अपने हाथ खड़े कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा है कि देखिए, किसी से कोई दुश्मनी हो जाए, कोई अपराधी या कोई व्यक्ति का दुश्मनी पर्सनल हो, अगर मार दे तो उसमें सरकार दोषी थोड़ी है। इनका कहना है कि किसी दो लोगों के बीच में या किसी लोगों के बीच में अगर दुश्मनी होती है, उसमें हत्या होती है, तो इससे उनको कोई मतलब नहीं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार का मतलब क्यों होता है, फिर सरकार का वहां पे कौन सा सरोकार होता है, सरकार की जरूरत क्या होती है? सरकार इसलिए होती है ताकि वो जनता की देखभाल कर सके, उनका विकास कर सके। अगर कानून की बात करें, वहां पे कानून और सुरक्षा अगर सरकार नहीं दे पाती है, तो फिर सरकार क्यों? मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथी कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने समाजवादी पार्टी के सरकार की अभी बहुत सारी आलोचनाएं की हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कहीं भी अपराध का ग्राफ बढ़ता है, चाहे वो जिले में, प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में या कहीं गांव में भी, तो उसके पीछे सबसे, अगर उसके तह में जाया जाए तो उसके पीछे बेरोजगारी कारण होता है। ये इतनी तेजी से बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बढ़ावा इनकी सरकार केंद्र में बैठी हुई दी है, उसी की देन है। और अकेले उत्तर प्रदेश उस बेरोजगारी से और भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। और आज उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हमारे नेता और युवा मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने तमाम तरह के रोजगार और बेरोजगारी भत्ता दे करके उसी अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन बात करें बेरोजगारी भत्ता और रोजगार की, तो जिस लैपटॉप की आप उपलब्धि गिना रहे हैं, उसी लैपटॉप योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार पे करोड़ों रुपए कर्ज है। अगर वो करोड़ों रुपए रोजगार के लिए खर्च किए जाते तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलता। अगर रोजगार मिलता तो अपराध पर नियंत्रण होता। इसका अगला सवाल हमारा कांग्रेस से है। कांग्रेस सवाल, अभी हमारे मित्र ने बताया कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की इन्होंने बात की। मैं इनसे पूछना तो मैं राष्ट्रीय स्तर पे भी बात कर सकता हूं, लेकिन मैं मिर्जापुर के ही स्तर पे बात करूंगा कि जब से कांग्रेस की 89 से इस उत्तर प्रदेश में सरकार गई है, मिर्जापुर का कंबल घर क्यों बंद हो गया, चुनार का सीमेंट फैक्ट्री क्यों बंद हो गया? ये सब एक सरकारी संस्थान नहीं है, प्राइवेट है। सुनिए पहले बात को, सरकारी संस्थान नहीं है, प्राइवेट है। कौड़ियों के भाव मुलायम सिंह यादव ने बेचा है। सुनिए पहले बात को। चुनार की सीमेंट फैक्ट्री क्यों बिक गई? चुनार का चीनी उद्योग का ये जो था कप प्लेट का धंधा क्यों बंद हो गया? यहाँ पे नहरों के जो जाल बिछ रहे थे, जो नलकूप बन रहे थे, मजवा पे जो कांग्रेस की सरकारों में किसान खुशहाली की जिंदगी जी रहा था, तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। सोन लिफ्ट का पानी मिर्जापुर लाया जा रहा था हमारे सिंचाई मंत्री के लोकपति जी के द्वारा। आप हमारे दुबे जी यहाँ सामने खड़े हैं,
इन्हीं के विधायकों ने विधानसभा में क्वेश्चन किया कि दूध से महंगा पानी, और आज इस उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में खासतौर से मिर्जापुर सोनभद्र के लोग, मिर्जापुर के लोग पानी के लिए तरसते हैं, तो यही मांग करते हैं कि सोन लिफ्ट को चालू करो। तो समझने की जरूरत है, ये युवा भटक गया है। किन चीज़ों में भटक गया है? बेरोजगारी भत्ता के 1,000 रुपये मिल जाए जीवन बीत जाएगा। नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, बेरोजगारी भत्ता चाहिए युवाओं को। सपा सरकार पर कहीं न कहीं सवाल उठाया गया है और निशाना साधा गया है कि बेरोजगारी भत्ता तो देते हैं, बेरोजगारी भत्ता देते हैं लेकिन रोजगार नहीं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार युवाओं के प्रति दम संवेदनशील है और उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए अदम प्रतिबद्ध है, ऐसी बात नहीं है। और हमारी देखिए, हमारे सरकार, हमारे डॉक्टर राम लोहिया जी ने एक अपना उनका सपना था कि दवा पढ़ाई मुफ्त होगी। आज हमारी सरकार दवा में, शिक्षा में और आवास में उनको मुफ्त में दिया जा रहा है। चाहे आज 1 रुपये का पर्ची लेकर जिला अस्पताल में पहुंच जाइए, आपको सारी दवाइयाँ उपलब्ध हो जाएगी। आज गरीब से गरीब व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है, आपको मुफ्त में सारी दवा मिल रही है, साथ साथ निःशुल्क उसको जांच का भी हो रहा है। विकास की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। जब विधानसभा चुनाव हुआ और मुलायम सिंह यादव मिर्जापुर की धरती पर आए तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता और तमाम तरह के वादे किए, लेकिन एक बात वहां से उठा, एक सवाल वहां से उठा कि उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने आयु सीमा निर्धारित नहीं की थी। उन्होंने कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की थी। 25 वर्ष से कम का युवक या युवती बेरोजगारी भत्ता नहीं पा सकते। लेकिन जब सरकार सत्ता में आई तो उसने आयु सीमा भी निर्धारित कर दी। इसका जवाब हम जनता से जानेंगे और उसके बाद जब भी चुनाव आता है तो पीछे जितने साल बीते होते हैं, सारे मुर्दे जो गड़े होते हैं उठना शुरू हो जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि तीनों प्रतिनिधि हैं, ये बताएं, कांग्रेस के हमारी प्रतिनिधि हैं, पहले वो बताएं कि पिछले 10 साल में उनकी सरकार ने, चूँकि लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली का मामला है, पूरा देश देखना है, 10 साल में ऐसा क्या किया कि आज हम कांग्रेस को वोट दें। हम बीजेपी से जाना चाहते थे कि 7.5 साल तक ये भी सरकार में रहे, इन्होंने उस समय क्या किया, अब क्या प्लान करते हैं, ये प्रतिनिधि बताएं कि अब जिले की जनता के लिए वो क्या प्लान करते हैं, हमें क्या देने वाले हैं, हमें क्या आवश्यकता है, जनता क्या चाहती है, वो अपना प्लान रखें। जो होता रहा वो तो हम देखते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या ये लोग देंगे, इसके बारे में। जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब इनके पास विकास की कौन सी योजनाएं हैं, सबसे पहले हम जवाब जानेंगे कांग्रेस से। विकास की यहाँ पे आपके जो है वो बहुत सी योजनाएं हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम मिर्ज़ापुर शहर की बात करते हैं और मिर्ज़ापुर के आसपास की बात करते हैं, तो जो यहाँ का उद्योग जो पूरी दुनिया में जाना जाता था, कालीन उद्योग, आज उसका कोई नाम लेवा नहीं है, पूरी दुनिया में नाम लेवा नहीं है। हिंदुस्तान से जो कारपेट बन के जाता है, जो कालीन बन के जाता है, वो बोला जाता है कि कश्मीर का कारपेट है और जयपुर का कारपेट और दरी है। मिर्ज़ापुर का नाम क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? वो यहाँ पिछले 8-10 साल की ये बात कर रहे हैं, पिछले 24 साल की बात कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी, जिसमें यहाँ के बेरोजगार जो सपा के इन्होंने उठाया है कि बेरोजगार तो हमारा वहीं से शुरुआत होता था कि लोग वहाँ पे काम करते थे, गरीब होते थे, जिनको रोज का उसमें पैसा मिलता था, जो बंद हो गया। वहाँ पे जो है आपके बर्तन उद्योग थे, क्यों बंद हो गए? क्यों नहीं उसके लिए किसी ने जो है पिछले 24 साल में आवाज़ उठाना चाहिए था, क्योंकि ये यहाँ की लोकल समस्या है। और जैसा आपने बोला है कि हम विकास जो है मिर्ज़ापुर के लिए जो है, क्योंकि केंद्र की सरकार है, तो आज जितना केंद्र का जो है काम हुआ है, जिसमें हम मनरेगा भी बोलेंगे, मनरेगा जो अगर शुरुआत की गई थी तो वो इसीलिए शुरुआत की गई थी कि जितने गरीब हैं यहाँ पे, जिनके पास हाथ में रुपया नहीं आता, पैसा नहीं आता, कम से कम उनको जो है काम मिलेगा, अपने एरिया में काम मिलेगा, जिससे रोड बनेगी, बंदियाँ बनेंगी और उसमें उनको पैसा मिलेगा। तो वो पैसा, वो घपला वो राज्य सरकार ने किया, वो केंद्र सरकार ने तो नहीं किया है। और दूसरी बात, एक मिनट पहले मुझे बात पूरी करने दीजिए, फिर आप उठाइए। खाद्य सुरक्षा बिल आज जो है बोला जाता है, मैं किसी भी सरकार पे आरोप और प्रत्यारोप करने नहीं आई हूँ, जो सच्चाई है उसकी बात करने आया। बीपीएल कार्ड की बात की जाती है। बीपीएल कार्ड का जो है राशन जो है, आप अगर गांव में जाइए, अगर ये महानुभाव जो यहाँ बैठे हैं अगर इंटीरियर गांव में गए हैं तो क्या उन्होंने पता किया है कि क्या मिलता है उनको? कुछ नहीं मिलता है उनको। इसीलिए जो है सुरक्षा बिल जो पास किया गया, उसमें ये कानून बनाया गया है, हर व्यक्ति को, परिवार में अगर 10 व्यक्ति है तो हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज मिलेगा, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे एक बुजुर्ग क्यों ना हो। और उसके साथ जो कानून बनाया गया है, उसमें जो कोटवार है, जो अनाज बेचता है, जो तंग करता है गरीबों को, क्योंकि उनकी पहुंच नहीं है, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, वो सीधे अगर वो मना करता है तो उसका क्या है,
सीधा जेल है। अब जो कानून पास हुआ है उसमें ये है कि अगर कोटवार, हाँ माने कानून तो ये हो गया कि कोटवार घर घर जाके लोगों को बोलेगा कि महाराज आपका जो है अनाज आ गया, आप अपना अनाज ले जाओ, क्योंकि ना तो वो अपने पास रख सकता है ना बेच सकता है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग यहाँ पे उठ रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं, कम से कम एक बार इंटीरियर के गाँव में चले जाएं और जरा देख क्या है कि वहाँ की स्थिति क्या है। सिर्फ मिर्ज़ापुर शहर में रह के मिर्ज़ापुर की बात ना करें। पेयजल समस्या जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, मुझे कोई बता दे कि उसके लिए उन्होंने यहाँ क्या किया। पिछले 24 साल में पेयजल के लिए क्या काम हुआ है, सिंचाई के लिए जो काम हुआ है, वो मैं गर्व के साथ सबके सामने कह सकती हूँ कि जितने भी काम हुए हैं वो मेरे परिवार से ही हुए हैं। उसमें हम ये नहीं कहेंगे, गर्व मुझे इसलिए कि ऐसे परिवार से मैं आई हूँ कि जो वादा नहीं करता है, जो वादा करके उसको निभाने का काम करता है। इन्होंने अभी अभी खाद्य सुरक्षा बिल की बात की, लेकिन एक सवाल से पहले ये सवाल हम कांग्रेस के पास वापस आएंगे, उससे पहले जनता का सवाल। देखिए, मिर्ज़ापुर के बारे में आपने जो कहा सही बात है, आपका सम्मानित परिवार है, यहाँ के लिए किया है। लेकिन आज इस 10 साल के प्रश्न की बात हमने उठाई थी, जो बात हो तर्क सहित। 10 साल में आपने मिर्ज़ापुर के कालीन उद्योग के लिए क्या किया, क्यों बंद हुआ? आप प्रदेश सरकार क्यों दोष दे रही हैं? अपने केंद्र सरकार क्या नीति रही कि 10 साल में यहाँ कालीन उद्योग बर्बाद हो गया या एक्सपोर्ट होता है? हम यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग बैठे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि कालीन उद्योग यहाँ से ख़त्म हो गया, कश्मीर के कालीन के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। जब माननीय हमारे मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो ड्रॉबैक ख़त्म कर दिया, जो कैश इंसेंटिव था उसको भी ख़त्म कर दिया, तो कहाँ से लोग रोजगार करेंगे? 25% इंसेंटिव मिलता था, ड्रॉबैक 7% मिलता था। हम लोग उसी पर निर्भर रहते थे कि चलिए हम कम से कम पैसे का पैसा जितना में हमारा दाम बिक रहा है, लेकिन इंसेंटिव और ड्रॉबैक मिल रहा है। लेकिन वित्त मंत्री जब मनमोहन सिंह थे तो इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिए। ये कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस की नीति पर सवाल उठा है और जनता के सवाल जानेंगे। यहाँ पे बर्तन उद्योग पे, रोलिंग मिल पे एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, जो एक समय था इतना ज़्यादा लगा दिया गया था, 6 करोड़ की बर्तन व्यवसाय बंद होने के कगार पर था। और यहाँ के कैलाश चौरसिया जो नगर विधायक थे, उन्होंने जाके कमिश्नर से बात की, उसे माफ़ कराया। अब 1-1.5 साल से फिर उसे लगा दिया गया। बर्तन व्यवसाय एकदम खत्म होने के कगार पर जा रहा है। उसके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, जो केंद्र सरकार एक्साइज लगाती है उस पर? बर्तन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आपकी सरकार क्या पहल कर रही है? सबसे पहले जो इन लोगों ने सवाल किया है वो उनको अपने सांसदों से सवाल करना चाहिए, वो मेरे से सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदन में जो वहाँ पे रहता है लोग, वो आपका सांसद रहता है। सरकार हमारी ज़रूर है, सरकार हमारी ज़रूर है। जवाब देने दे, जवाब देने दे। जी नहीं, कभी नहीं। अगर आप वहाँ एक व्यक्ति बोले तो ज्यादा सही होगा। एक व्यक्ति बोले तो हम जवाब दे रहे हैं आपके बिल्कुल नहीं। आप अगर प्रोसीडिंग निकाल लीजिए, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग निकाल लीजिए, उसमें किसी में कहीं कोई सवाल कभी नहीं उठाए। ये आप लोग यहाँ बोलने की बात नहीं होती है। प्रोसीडिंग देखिए, प्रोसीडिंग में देखिए कि आपके सांसद ने कितनी बार वहां पे जो है आपके कालीन के लिए, आपके बर्तन के लिए आवाज उठाया है। और सांसद की जिम्मेदारी है ये। सरकार बिल्कुल, अगर सरकार ने किसी उद्योग के लिए, पाल कुमार जी ने जितना संसद में मिर्जापुर के लिए प्रश्न उठाया, उतना आज तक किसी सांसद ने। सपा के लोग कह रहे हैं, सपा के लोग कह रहे हैं, एक मिनट, सपा के लोग कह रहे हैं कि सपा के सांसद ने सदन में जितनी आवाज, संसद में जितनी जनता के मुद्दे उठाए, जितनी आवाज उठाए, उतना कोई और नहीं उठाया। तो वो जब संसद में वो जनता के मुद्दे उठाते थे तो यहाँ जिले में जनता के साथ क्यों नहीं खड़े होते थे? 5 साल तक वो जनता के साथ क्यों नजर नहीं आए? हम जनता से सवाल जाएंगे। अगर सांसद जी मिर्जापुर में आवाज उठाएंगे, दिल्ली में कौन हो सकेगा? वो लोकसभा में जाके आवाज उठाते। अगर उन्होंने संसद में आवाज उठाई तो जिले का विकास क्यों नहीं हुआ? हेलो, मैं कांग्रेस के लोगों से और समाजवादी पार्टी के लोगों से, दोनों लोगों से सवाल कर रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार 10 साल रही और सपा के सांसद 5 साल रहे। रेलवे के क्षेत्र में यहाँ के सांसद जी ने कितनी बार लोकसभा में जो है
ट्रेनों के ठहराव के बारे में, प्लेटफार्म के विकास के बारे में चर्चा की है, या कौन से एक यहाँ से एक पैसेंजर जाती थी लखनऊ के लिए, वो भी सरकार में बंद हो गई। मैं उस पर चाहता हूँ कि उन लोगों ने क्या प्रयास किया है, मैं जानना चाहता हूँ पूरी जनता की तरफ से। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद महोदय की उपस्थिति ही 35% सांसद भवन में रही है, तो वो कहाँ से सवाल उठाए? भाई साहब, मुगलसराय बरेली पैसेंजर चलती थी, वो भी बंद हो गई। जहाँ तक राजधानी की बात आती थी, आपने कहा कि हम राजधानी एक्सप्रेस को मिर्जापुर घुमाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांसद जी 5 साल तक केवल वादे ही करते रहे और सपा के कार्यकर्ता, सपा के पार्टी नेता सपा सांसद की उपलब्धियां गिना रहे हैं, उनके वादे गिना रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सपा सांसद मिर्जापुर इंटरसिटी को चुनार तक नहीं ले जा सके, तो वो ट्रेनों का ठहराव कहां से कराएंगे? मिर्जापुर इंटरसिटी को चालू करवाने वाले माननीय बाल कुमार जी ही थे, और कोई तो चुनार तक ले क्यों नहीं गए? वादे तो किए, ले क्यों नहीं गए? उसको इलाहाबाद तक ही चलाने की मंजूरी दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, वो तो जबरदस्ती किस तरह से आया है विंध्याचल तक, वो माननीय सांसद जी का प्रयास। यानी वादे कर दिए जाएंगे, वादे कर दिए जाएंगे, लेकिन मंजूरी कब मिलेगी और वह वादे आपको पूरे होंगे नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है। आगे जानेंगे कि इनके सांसद जी के 5 साल के कार्यकाल की बात कर रहे हैं, लेकिन जिले की जनता में ही सांसद जी के कार्यों को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश है। बात करेंगे सांसद जी की। सांसद जी की मैं क्या बात करूं, मेरे तो उनके दर्शन नहीं हुए, पर अगर इतने अच्छे सांसद थे और इतने कर्मठ थे और मिर्जापुर की इतनी आवाज़ उन्होंने उठाई, तो ये यहाँ से छोड़ के बांदा क्यों चले गए? जवाब देंगे, सपा से जवाब चाहेंगे। चुनाव आयोग का एक फैसला आया था कि मिर्जापुर अनुसूचित जनजाति हो गया है, इसलिए हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उनको बांदा से लड़ने का टिकट दिया। जब ये अनुसूचित हो गया तो यहाँ से मिर्जापुर से जो है पकौड़ीलाल कोल को टिकट दिया गया, तो उनको बाधा मिल गया टिकट। तो मिर्जापुर, ऐसी बात नहीं, कोई भावना दुर्भावना हमारी जनता के साथ नहीं था कि वो नहीं लड़े। वो ये था कि जब चुनाव आयोग का फैसला आ गया कि ये मिर्जापुर जो है अनुसूचित जाति हो गया, तो नेताजी ने उनको बांदा से टिकट दिया। ये बातें हैं, और उनके साथ ऐसा नहीं है कि जनता के साथ रहे नहीं या जनता का काम नहीं किए। वो हम समय तक अपने आवास पर मिलते थे और बाकी क्षेत्र में जाते थे जनता के लिए। सांसद जी के ऊपर सांसद जी की उपलब्धियां गिना रहे हैं, उनके विकास के वादे गिना रहे हैं, लेकिन एक बात करना चाहेंगे कि उस जिले के लिए एक घटना पे रोशनी डालना चाहेंगे। उस जिले के लिए सबसे शर्मनाक बात क्या होगी जब वहां के सांसद रहते हुए उन पर कई आपराधिक मामले हुए और उन पर किडनैप जैसे अपराध का आरोप लगा, और जिस व्यक्ति की किडनैपिंग हुई उसको पुलिस ने सांसद जी के घर से ही बरामद किया। ये पूरे जिले की जनता जानती है। सपा से जवाब चाहेंगे कि आपके सांसद के ऊपर जब उस वक्त अपराध लगा तो कैसे इस लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दे दिया गया? ऐसा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया था वो गलत था। वो जो व्यक्ति था वो भाजपा का था, उसने जा करके चिल्ला करके दिखाना चाहा कि देखिए सांसद जी ने अपराध किया है। ऐसी कोई बात नहीं। भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपहरित हुआ था वो भाग कर गया और उसने बताया कि सांसद जी ने उनका किडनैप करवाया था, लेकिन पुलिस ने उसे सांसद जी के घर से ही क्यों बरामद किया? क्या सांसद जी अपने घर से बाहर चल रहे थे? क्या वो जिले से बाहर चल रहे थे? भाजपा से जानेंगे कि आप पे इतना बड़ा आरोप लगा है। जैसे देखिए, वो व्यक्ति भाजपा का सदस्य था, इसका कोई प्रमाण इनके पास नहीं है और उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए इनकी बात को मान भी लिया जाए कि वो व्यक्ति किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसके साथ कोई अपराध इनका सांसद करवाता है या करता है, तो क्या उसको आवाज उठाने का वो अपराध नहीं माना जाएगा कि ये कांग्रेस का व्यक्ति है या बीजेपी का व्यक्ति है और इसको सपा के सांसद ने अपहरित करवा लिया तो ये अपराध नहीं माना जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह कि उस व्यक्ति का अपहरण हुआ, वो व्यक्ति कांग्रेस का था, बीजेपी का था, बसपा का था, लेकिन था हिंदुस्तान का नागरिक और वो सपा के सांसद के आवाज से पुलिस ने उसकी बरामदगी की। अपहरण का मामला स्पष्ट है, क्लियर है। अब उसमें कहां से बात? अपहरण के मामले नहीं, ऐसे कई मामले हैं और भी सवाल उठ रहे हैं। मैं अपने भाजपा के जो है साथी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं केंद्र और प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं मिर्जापुर की बात करूंगा। मुझे ये एक प्रश्न का एक जवाब दें कि राजनाथ सिंह जी 1977 में विधायक रहे, उनकी कर्मभूमि मिर्जापुर है। वो जब मुख्यमंत्री बने तो हैदरगढ़ चले गए। एक मुख्यमंत्री
अगर चाहता तो मिर्जापुर को इतना विकसित कर देता कि मिर्जापुर में फिर किसी जनप्रतिनिधि को विकास की आवश्यकता ना पड़ती। लेकिन ये धोखेबाज है, इन्होंने मिर्जापुर की जनता के साथ छल किया। इनको जब मुख्यमंत्री का पद मिला, इतना बड़ा सम्मान इस मिर्जापुर की जनता ने इनको दिया, तो ये मिर्जापुर को छोड़ के चले गए हैदरगढ़ को विकास का काम किया, मिर्जापुर की जनता के साथ धोखा दिया। आगे भी ये धोखा देते रहेंगे। ये राम को धोखा देने वाले हैं, ये मिर्जापुर की जनता को धोखा देने वाले हैं। ये जवाब दे कि मिर्जापुर का अगर आज ये दुर्दशा है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है, इनके नेता के कारण है, इनके मुख्यमंत्री के कारण है कि इन्होंने बड़ा आरोप की भाजपा में बड़ा आरोप कि यहाँ के आपके कई नेता यहाँ से मंत्री हुए, उन्होंने यहाँ के जनता के विकास के मुद्दे नहीं उठाए, जिले का विकास नहीं किया। देखिए, ये किसी व्यक्ति का आरोप हो सकता है। जहां तक राजनाथ सिंह पर इन्होंने सवाल उठाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने मिर्जापुर के लिए कुछ नहीं किया। राजनाथ सिंह जी का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष का था। वह 1 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के लगभग 1 वर्ष, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वह मुख्यमंत्री रहे। ऐसी परिस्थिति में वह एक मुख्यमंत्री को एक मिड टाइम पीरियड तक के लिए, छोड़े समय के लिए कहीं का विधानसभा का सदस्य होना, चूंकि वो एमएलसी थे उसके पहले और राज्यसभा के सदस्य थे, और उनको मुख्यमंत्री होने के 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य होना था। उस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नफा नुकसान के हिसाब से बात करती है। यहां पर हमारा सिटिंग विधायक था डॉक्टर सरजीत सिंह डंग, हमारे विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ सदन के अंदर एक थी। दूसरी सीट जो खाली हुई, वहां पर पुत्तू अवस्थी जी ने अपनी सीट छोड़ी और वह वहां राजनाथ सिंह जी वहां से चुनाव लड़े, और उन्होंने 1 वर्ष के अपने संक्षिप्त कार्यकाल में पूरे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग की समस्याओं पर विचार किया। किसानों को बुला करके, नौजवानों को बुला करके, व्यापारियों को बुला करके सबकी समस्या को गहराई से समझने का प्रयास किया और उसके बारे में उन्होंने योजनाएं बनाई। ऐसा कैसे कहा जा सकता है? राजनाथ जी पे आरोप लग रहे हैं। 1 साल के लिए ही हुए, लेकिन माननीय राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, मिर्जापुर के लिए क्या किया? मान लिया ठीक है नहीं लड़े, ठीक है मिर्जापुर को उन्होंने नहीं चुना, लेकिन मिर्जापुर उनकी कर्मभूमि थी, उनकी राजनीतिक कैरियर की यहाँ से शुरुआत थी। उन्होंने मिर्जापुर के लिए क्या किया ये बता दें। मिर्जापुर के लिए क्या किया? और भी जनता के सवाल जानेंगे, हमें और भी जनता को मौका देने दें। हम सबसे पहले इनविजन टीम को बधाई देते हैं कि इनके पास इतना सजड़ा है, पूरा लेखा जोखा है। अकबर इलाहाबादी के शेर को बदलते हुए, न खींचो न कमानों को तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो इनविजन चैनल चलाओ। और दीपमाला ने पूरा इतना दस्तावेज सामने रखा। और एक लाइन और मैं कहना चाहूँगा जनता की तरफ से कि वादों पर क्या जनता कहती है, खता मुआफ जो वादों का आईना दे दूं, मेरे हुजूर का चेहरा उतर जाएगा। यह नेताओं के लिए जनता के द्वारा होता है। हम बहुत दूर नहीं जाना चाहते। मिर्जापुर की बात आई थी कि मिर्जापुर के विकास का, तो आरोप प्रत्यारोप में समय बीतता जाता है। आगे की क्या योजना है इस पे भी हम तीनों प्रतिनिधियों से चाहेंगे। और दूसरी बात, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, हमारे राजनीतिक आंदोलनों का जब इतिहास देखा जाता है तो जनता की आवाज़ के लिए जो दीपमाला कर भी रही है, तो वो आंदोलनों के लिए लोग, क्योंकि काम तो स्थानीय नौकरशाही करती है, संसद से दिल्ली से अधिकारी नहीं आता, यहाँ का अधिकारी करता है। यहाँ का अधिकारी जाति कर रहा है। सरकारी जो भी होंगी धन भेजेंगी, मनरेगा में जो भी होगा और शिक्षा में जो भी होगा, सिंचाई में जो भी होगा, सरकार इसलिए नहीं हो सरकार को ये नहीं कहेगी कि हम ये सब काम नहीं करेंगे, कुछ सब सारी सरकारें कहेंगी। तो स्थानीय अधिकारियों ने क्या सही काम किया? अगर सही नहीं किया, जो विकास के लिए आज रोना है, तो हमारे तीनों प्रतिनिधि और उनके तीनों प्रत्याशी कितनी बार आंदोलन करते हुए, जहां गांधी जेल जाते थे, पुलिस लाइन से छोड़ दिए गए नहीं। पुलिस लाइन से छोड़ देना ये एक नया ट्रेंड चला है कि पुलिस लाइन से छोड़ दिए गए, गिरफ्तारी दिए, शाम को छोड़ दिए गए। कितने दिन जेल में अपनी यात्रा की, क्योंकि बिना जेल में यात्रा किए कोई जाति का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। इस पे हम यहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं उनसे जवाब चाहेंगे। सबसे पहले हम जवाब चाहेंगे कांग्रेस से। जी ज़रूर, उनकी बात को मैं बिल्कुल माफ़ी करती हूँ, और इस बात पे मैं इस बात करती हूँ कि अगर आप लोग पेपर पढ़ते हैं और टीवी, अब मुझे टीवी चैनल का तो नहीं पता, पर पेपर अगर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जब ललितेश जी, जब सोनभद्र से ये हो गया कि पानी जो है वो बढ़ियान में नहीं दिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने 3 दिन का आंदोलन किया था। और जब लगा कि
लोग नहीं मानेंगे तब वो इस चीज़ पे आए कि ठीक है, अगर आप हमें पानी नहीं देंगे तो हम सड़क पे लेटते हैं। जो रोड जो है आपकी सोनभद्र से जो है मिर्ज़ापुर की तरफ आती है, उस पे हम आपको जाने नहीं देंगे। तो फिर वहाँ सोनभद्र के लोगों ने ये कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि सड़क तो सरकारी है, तो सड़क सरकारी हो सकती है, पानी सरकारी नहीं है। जितना हक आपको सड़क पे जाने का है, उतना ही हक हमें पानी लेने का है। और इस मुद्दे पे जो ललितेश जी है वो 18 घंटे के लिए वो जेल में थे। इस चीज़ को अगर आपको जिन्होंने भी पूछा है अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि वो थे, और उसके बाद उसकी लड़ाई जीते और वहाँ पे नहरों में उन्हें पानी दिया गया। एक और सवाल। अभी जो मैडम कह रहे हैं कि ललितेश जी उसके लिए लड़ाई लड़े, उसमें सोनभद्र के हमारे विधायक रमेश दुबे जी और माननीय सांसद जी भी उस पानी को खुलवाने के लिए पूरी लड़ाई लड़े और तब जाकर वो पानी खुला। ये झूठा करें कि 18 घंटे जो है कि जेल में थे। एक उपलब्धि सामने आई थी, उसमें भी बंटवारा हो गया कि उसमें सपा शामिल था कि कांग्रेस शामिल थे। आपके पास जानेंगे। नहीं, ये बात सही है। हमारे सांसद और रमेश दुबे जी ने वो अथक प्रयास करके वो पानी को पुनः चालू कराया और नहरों में पानी आया। ऐसी बात नहीं है। जनता का आवाज़, अगर सांसद है, अगर हमारे विधायक है, अगर है तो उनका भी एक कर्तव्य बनता है कि अगर जनता तकलीफ में उसकी मांग पूरी हो। तो जनता की मांग को देखते हुए जो नहीं चालू हुआ था आपके सोनलिफ्ट से, उन्होंने हमारे सांसद माननीय बाल कुमार पटेल जी और रमेश दुबे जी ने प्रयास करके उसको पानी आगे बढ़ाया। कहते हैं किसी अभी आपने कहा कि रमेश दुबे ने पानी को दिया। रमेश दुबे ये पानी को रोक रहे थे, सोनभद्र से आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। आरोप लगा, जनता भी साथ में है। देखिए, क्या सच्चाई है इस मामले की? ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कांग्रेस और सपा की मिलीजुली सरकार चल रही है। केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सपा की है। जितने देश में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जितने उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, सारे में ये दोनों लोग मिले हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग बैठे हुए हैं और मिली भगत कर रहे हैं। और भी जनता के सवाल जानते हैं। हम जो है सपा के लोगों से और भाजपा के लोगों से एक बात ये पूछना चाहते हैं कि अभी जमालपुर के मसना कांड में आप जो है संघर्ष की बात करते हैं, तो ललितेश पति त्रिपाठी जी जिला मुख्यालय पे एसपी ऑफिस में घेराव किए थे। किसी पार्टी ने वहाँ जो है उनका साथ नहीं दिया और ललितेश पति त्रिपाठी के ऊपर, हम कांग्रेसियों के ऊपर लाठीचार्ज होने से बचा था। ललितेश पति त्रिपाठी पर अपना दावा ठोक रहे हैं, गर्व की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल है कि किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जनपद का, किसी भी देश का विकास सिर्फ दो अहम मुद्दों पर होता है, एक रोजगार पर, दूसरा खेती पर। अगर मिर्जापुर में पीतल बर्तन जैसे कई व्यवसाय यहाँ पे बंद हुए और रोजगार यहाँ पे नहीं आया, तो मैं जवाब जानना चाहूंगी कि जो यहाँ पे पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनकी पार्टियां कितने आगे आई यहाँ की पिछड़ी हुई खेती के विकास के लिए? उन्होंने यहाँ पे यहाँ की खेती को सुधारने के लिए क्या पहल की, क्या कदम उठाए? यहाँ की जो खेती है वो मानसून पर आधारित है। अगर बरसात होगी तो खेती होगी, बरसात नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। क्या पहल की आपकी पार्टी ने? मैं अपनी पार्टी की तो बात, क्योंकि जब पार्टी पावर में नहीं है तो पार्टी करेगी क्या? जब हम जीत के आएंगे तो हमें इसका अधिकार मिलता है। क्या सिर्फ सत्ता में रहकर हम जनता के विकास के लिए आवाज उठा सकते हैं? जनता से जवाब कि क्या हम सिर्फ सत्ता में रहकर ही किसी मुद्दे के लिए आवाज उठा सकते हैं? केंद्र में इनकी सरकार है और ये कह रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। केंद्र में इनकी सरकार है और कहती हैं ये कुछ कर नहीं सकती। और भी किसानों की तो मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ जनता भी है, नेता भी हैं, सब लोग हैं। जो मिर्जापुर के किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने जो सोच रखी है, और हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी ने जो किसानों के लिए कर दिखाया, किस सरकार ने किया? किसी सरकार ने नहीं कर दिखाया। ये कह रहे हैं कि सपा सरकार ने जो किसानों के लिए सोच रखा है वो किसी सरकार ने नहीं सोचा। 20 घंटे बिजली का वादा करके 10 घंटे भी किसानों को बिजली नहीं दे रहे हैं और किसानों के हितों की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आम जनता से बात करेंगे। जहाँ तक सवाल भाई साहब कर रहे हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं आपसे ही तीनों प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में है और भाजपा विपक्ष में है, सपा के सहारे केंद्र की सरकार बचती है। जहाँ तक प्रश्न उठता है कि महिला जब आरक्षण बिल लाया जाता है तो माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा विरोध किया जाता है, और भाजपा के जो लोग रहते हैं क्यों केंद्र सरकार में महिला आरक्षण बिल को पास क्यों करने में क्यों मदद नहीं करते?
जहाँ तक ये बात होती है मिर्जापुर की, तो भाजपा के 3 मंत्री रहे हैं। डॉक्टर सजीत सिंह डंग मंत्री रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह जी मंत्री रहे हैं और राजनाथ सिंह जी भी मंत्री रहे हैं। मैं राजनाथ सिंह जी भी पूछना चाहता हूं, डॉक्टर डंग से भी पूछना चाहता हूं कि क्या मिर्जापुर उद्योग लगाने में उन्होंने क्या मदद की। 1989 के बाद मिर्जापुर केवल अकाल पड़ा हुआ है, मिर्जापुर में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, तब से लेकर के आज तक कोई विकास नहीं हुआ, केवल के लिए। ये यहाँ पे बात हो रही थी किसानों के विकास की, तो कहां तक सपा सरकार ने जो जनता से वादे किए थे, किसानों से वादे किए थे, कहां तक उन वादों को पूरा किया? यही के किसान, बहुत सारे किसान बैठे हैं इस बीच में, पानी के लिए चक्का जाम, खाद के लिए सहकारी समितियों पर लाठीचार्ज, पूरा दृश्य रहा यह जुलाई से लेकर के नवंबर तक का। नहीं, इस चैनल के लोग ही समाचार कवरेज कर रहे हैं, ये हमसे अच्छा बताएंगे। इनके पास बीजेपी से जवाब चाहेंगे कि सपा सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, जबकि आप खुद एक किसान हैं। देखिए, बीजेपी के प्रतिनिधि के अलग हट के अगर थोड़ी देर बात करूं तो मैं स्वयं भी किसान हूं। किसानों की जितनी दुर्दशा इस सपा के सरकार में हुई है, उससे ज्यादा दुर्दशा कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यह जितनी भी योजनाएं चलाते हैं कागज पर, अभी एक सिंचाई की बात चल रही थी, तो ये रमेश दुबे को श्रेय देना चाहते हैं कि उन्होंने पानी मिर्जापुर को दिया। मैं उसी मणिहान क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां सोनभद्र से आने वाली एमसीडी से सिंचाई होती है और मैं उसका स्वयं का भुक्तभोगी हूं। रमेश दुबे ही ऐसे हैं कि चक्का जाम करके और वहां के जिलाधिकारी के ऊपर दबाव बांध करके, धमकी दे करके और मिर्जापुर में पानी आने से रुकवाए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा का तालमेल बन रहा है। एक आरोप जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, जो सपा सरकार किसानों की बात कर रही है, कहां तक सच्चाई है? सच्चाई तो यही है कि जो है ललितेश जी ने और कांग्रेस की सरकार के जो प्रत्याशी हैं आज आपके लोकसभा में, उन्होंने लड़ाई लड़ी और इस पे चाहे जितनी भी पार्टियां जितना भी मना करें, इससे वहां जाके जनता से पूछे, जो वहां की जनता है। ये लोग तो कोई जने वहां थे भी नहीं जो वहां की बात हो रही है। वहां के जो लोग उनके साथ लड़े थे, जो खड़े थे, जो 3 दिन वहां पे रहे, उनसे जाके क्यों नहीं पूछा जाता है कि कौन उनकी लड़ाई लड़ाया है और कौन उनके लिए पानी लेके आया है? सपा आपसे ऐसा है कि जो सोनभद्र से पानी की समस्या पे बहस चल गई है, मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, मान लिया आपकी बात कि रमेश दुबे जी ने पानी रुकवाया था। रमेश दुबे जी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन सोनभद्र के विधायक हैं। हर विधायक की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में सिंचाई से संबंधित या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से संबंधित व्यवस्था पूर्णतः करे। जब वहां से उन्होंने अपने क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था के लिए रोका था, न कि मिर्जापुर से द्वेष की भावना से रोका था। उनका ये था कि जब सोनभद्र में हमारे पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तब दूसरी जगह पानी जाएगा। उसको माननीय बाल कुमार जी जब यहाँ के किसानों की समस्या को देखे तो उन्होंने जाकर के इस पानी को पुनः यहाँ से चालू करवाने का काम किया। इसका श्रेय बाल कुमार जी को पूरी जनता जानती है, पूरे किसान जानते हैं, पूरे किसान जानते हैं, पूरी जनता जानती है कि सांसद जी ने कितना काम किया। लेकिन जनता का सवाल और भी कुछ है। देखिए, नए लोग, पुराने नहीं, हम भी बोल रहे हैं। अभी आप सबकी आपने बुराई और खिंचाई की, मैं आपकी एक बुराई कर दूं। आप एंकर होके अभी महिला आरक्षण पे बात हुई, आपने किसी प्रतिनिधि से पूछा नहीं। महिला आरक्षण पे तो हम बात करेंगे, महिला आरक्षण पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो किसी भी इंसान की 3 जरूरतें होती हैं। सबसे पहली जरूरत होती है भूख, अनाज। अभी हम खाद्य सुरक्षा बिल की बात कर रहे थे, 1 मिनट रुकिए। खाद्य सुरक्षा बिल की बात कर रहे थे, खाद्य सुरक्षा बिल की बात कर रही है कांग्रेस, कह रही है खाद्य सुरक्षा बिल। एक सत्ता में बैठी समाजवादी पार्टी के एक छोटे से अफसर ने, जिला पूर्ति अधिकारी ने जिले में एपीएल कार्ड धारकों को मिलने वाले गेहूं पर रोक लगा दी। 3 महीने तक कह रहे हैं कि वो यहाँ के लोगों को एक दाना नहीं देने वाले हैं। क्या हम पूछना चाहेंगे कि जिले की जनता क्या 3 महीने तक भूखे रहने वाली है? क्या उन्हें अनाज नहीं चाहिए? क्या जिले की जनता 3 महीने तक खाना पानी बंद करने वाली है? मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सबसे कांग्रेस, हमारा पहला सवाल है कि क्या आपको 3 महीने तक अनाज नहीं चाहिए? बिल्कुल अनाज चाहिए, उसी पे हम बता रहे हैं कि गरीबों, हाँ, अनाज चाहिए
तो हम आप तीनों लोगों से जानेंगे। इस वक्त आप एक दूसरे को चुनाव में एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं, बयानबाजियां कर रही हैं, एक दूसरे की कमियां निकाल रही हैं, बड़े बड़े वादे कर रही हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जिले की जनता का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है अनाज। उनके पास यहाँ की गरीब जनता है, उनके पास खाने के लिए निवाले नहीं है। आप विकास के सड़कों की बात कर रही हैं, पानी की बात कर रही हैं, सिंचाई की बात कर रही हैं, लेकिन जब उनके पास खाने का दो निवाला नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ललितेश पति त्रिपाठी जी जो अभी तक जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव में जनता के बीच जा रहे, क्या ये मुद्दा उनके सामने नहीं आया और अभी तक वो सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? आपसे भी जवाब चाहेंगे कि आपके पार्टी के अनुप्रिया पटेल जी जनसंपर्क कर रही हैं, रोहनिया का विकास गिना रही हैं, रोहनिया के विकास मॉडल की बात कर रही हैं, तो वो यहाँ पर जनता के इस मुद्दे पर आगे क्यों नहीं आई? देखिए, जनता के मुद्दे पर जो खाद्य समस्या आप उठा रही हैं कि इनको कंट्रोल की दुकानों से खाद्य वस्तुओं की सप्लाई की जाती है, उस पर जिला पूर्ति अधिकारी ने रोक लगाया, वो नहीं मिल रहा है। ये तो पूरा गोरख धंधा सपा सरकार जब से बनी हुई तब से चल रही है और इसको कई बार कई मंचों से बात बार बार उठाई जाती रहती। आप सपा सरकार पर आरोप लगाकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, आप विपक्षी हैं। क्या जनता, हम बार बार यही सवाल उठा रहे, क्या सत्ता में रहने वाला इंसान, सत्ता में रहने वाली पार्टी, क्या सत्ता में रहने वाला प्रतिनिधि ही किसी जनता के विकास के मुद्दे को लेकर आवाज उठाता है? इस वक्त आप सत्ता में नहीं है तो क्या आप तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तो उस वक्त आप जनता का सबसे अहम मुद्दा राशन, उसकी भूख, आप उसके लिए आगे क्यों नहीं आए? देखिए, समस्या 2 तरह की है। एक तो खुद करके उसको दूर करने की। जब हमारी सरकार थी, हम केंद्र में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय इस आवश्यकता को हमारी पार्टी ने शिद्दत से महसूस किया था और उस समय ने गांवों में उन्होंने अंत्योदय कार्ड की योजना लॉन्च की थी। उस वक्त वो दौर बीत गया, लेकिन अब वक्त है। 3 महीने जनता क्या करेगी? 3 महीने क्या वो 20 रुपए किलो का गेहूं खरीदने जाएगी? जनता से जवाब, क्या आप 3 महीने तक 20 किलो रुपए के हिसाब से गेहूं खरीदने जाएंगे? मैडम, मैं सपा वालों से यही पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा भी लागू कर दिया है, लेकिन ये लोग उसको उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 15 अगस्त से दिल्ली, राजस्थान, जयपुर में यह बिल लागू हो गया है। ये लोग सोचते हैं कि अभी हम इस बिल को लागू कर देंगे तो लोग जनता कांग्रेस को वोट दे देगी। ये जनता को कब तक ठगेंगे? भटौली का पुल, चुनार का पुल, इनकी ये जब सत्ता में आएंगे तो धीमे धीमे काम चालू कराएंगे, फिर जब देखेंगे चुनाव आएगा काम रोक देंगे, कहेंगे वोट दो, हम पुल बनाएंगे। मतलब फिर एक आरोप लगा है राजनीतिक पार्टियों पे कि जनता को जो है वोट बैंक के रूप में यूज किया जाता है, उनसे सिर्फ वादे किए जाते हैं। आपसे जानेंगे, हम कांग्रेस के लोगों से जानना चाहेंगे कि अभी इन लोगों ने बताया कि हमने रमेश दुबे से जाके लड़ाई लड़ लिया और वहां जाके ललितेश जी 18 घंटा पता नहीं कब जेल में बंद हो गए, वो तो पीने से खाली ही नहीं रहते हैं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत अब नहीं बोलेंगे, व्यक्तिगत नहीं बोलेंगे। आप ये बताइए कि मिर्जापुर में जो ददरी बांध बना है, सिरसी बांध बना हुआ है, मिर्जापुर में जो ददरी बांध बना हुआ है, सिरसी बांध बना हुआ है, उसके लिए कांग्रेस के लोगों ने बनवा के और इलाहाबाद में पानी भेजने का काम किया है। अच्छा सुनिए, इलाहाबाद पानी भेजने का काम क्या? माफ करिएगा, यहाँ पे इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय रखी है। हम सभी से माफी मांगना चाहेंगे। हम आप सभी से इनविजन की तरफ से माफी मांग रहे हैं। हम यहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष की या किसी के व्यक्तिगत मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जनता के विकास की बात कर रहे हैं। हम फिर से आपसे माफी मांगना चाहेंगे। प्लीज हमें सहयोग करें। हमारा ये जो कार्यक्रम है वो आपके सहयोग के लिए, आपके मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। हम आगे भी बात जानेंगे। एक कांग्रेस से ये प्रश्न है, कांग्रेस की सबसे बड़ी योजना मनरेगा है और मनरेगा में 120 रुपए लेबर को मिलता है काम करने के लिए। आज के 5-7 साल पहले जब घंटा घर में लेबर खड़ा होकर 80 रुपया कमाता था और घर जाता था तो 8 किलो 10 किलो अनाज उस 80 रुपए में ले जाता था, लेकिन आज 120 रुपए में वो सिर्फ 2 किलो अनाज ले जा सकता है। 1 किलो रहर और 1 किलो चावल खरीद ले, उसका पैसा खत्म हो जाएगा। वह गरीब 120 रुपए में इतनी बड़ी महंगाई में कहां से अपना पेट भरेगा? यह कांग्रेस जो मनरेगा की बात करती है उस पर जवाब चाहते हैं। मनरेगा पर भी जवाब जानेंगे, लेकिन अगला सवाल जानते हैं।
खाद्य सुरक्षा बिल की बात अभी काफी देर से कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी इस मुद्दे पर की कि अनाज सड़ रहा है, उसको जनता में बांट दिया जाए, और कांग्रेस के लोगों ने उसको सड़ाकर शराब बनाने के लिए शराब कंपनियों को बेच दिया है। अभी परसों ही ये नेशनल न्यूज चैनल्स पे ये टिप्पणियां चल रही थी, लगातार चल रही थी लाइनें। आखिर कांग्रेस की पार्टी जनता को, जनता के हितों को, खाद्य सुरक्षा की बात करे, खाद्य क्यों नहीं उपलब्ध करा रही है बार बार? उन्होंने अनाज क्यों नहीं? खाद्य सुरक्षा के बिल की बात करती हैं लेकिन जनता को ही खाद्य नहीं उपलब्ध करा पा रही हैं, या गोदामों में रखा हुआ अनाज, रखा हुआ गेहूं इस वहां पे सड़ जा रहा है। ये इतना बड़ा आरोप। कोई सड़ा अनाज तो जरूर जनता बांटे, पार्टी कोई भी पार्टी अपने जनता को नहीं बांटेगी। इतनी निकृष्ट, और सड़ाया जा नहीं रहा है, 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप गलत, आपको आरोप लगाना है, आप कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जवाब देने दे प्लीज, जवाब देने दे। और भी बात कर रहे हैं, अनाज की बात हो रही है, जनता की जरूरत की बात हो रही है, जनता के विकास की बात हो रही है, तो हम यहाँ के जनता के मुद्दे जानेंगे। अब ये माँ विंध्यवासिनी का धाम यहाँ पे है हम लोगों मिर्जापुर में, और यहाँ पे पूरे आल भारतवर्ष से बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर वगैरह सारे लोग आते जाते रहते हैं। और ये एक जोन के रूप में ये माँ विंध्यवासिनी का धाम है। माधो सिंह यहाँ से पड़ता है रेलवे स्टेशन, जो बनारस और इधर गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया वगैरह वगैरह सारे जिलों को, पूर्वांचल के काफ़ी जिलों को जोड़ता है। वहाँ पे मात्र एक शास्त्री से पुल है। आज से कम 20-25 वर्षों पहले, चूँकि हमारा वहाँ भी मूल स्थान है, निवास है, हम लोग जाने थे। पुल शास्त्री सेतु के पश्चिम साइड में रेलवे पुल का सर्वे हुआ था, उसके सिंगल भी और खंभे गड़े हुए हैं, लेकिन आज तक वो पुल और वो पुल और उसका निर्माण नहीं किया गया। जबकि पिछले कई सालों से भाजपा की सरकार भी केंद्र में रही और कांग्रेस की सरकार भी रही, और जबकि विंध्याचल काफ़ी विकसित क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया। उस रेलवे लाइन पे आप बताने कष्ट करें, कांग्रेस पर्यटन के क्षेत्र में पीछे रह गया। पहले भाजपा से ये जवाब चाहेंगे। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिलीजुली सरकार थी और उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास मंत्री माननीय कलराज मिश्र जी थे, उस समय उन्होंने मिर्जापुर के सभी पर्यटन स्थलों के विकास की एक समंकित योजना बनाई थी, जिसका प्लान तैयार हुआ। संयोग से हमारा गठबंधन टूट गया, सरकार हमारी चली गई। उसके बाद फिर मायावती भी सरकार में आई और मुलायम सिंह जी भी सरकार में आए। उन्होंने, चूंकि यह प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है और उस प्रोजेक्ट का नाम था विंध्याचल विकास के नाम पर, विंध्याचल मां भगवती का धाम है, और शायद वो विंध्याचल के नाम से उनको परहेज था कि इससे हमारे ऊपर कोई हिंदूवाद और सांप्रदायिक जैसे विषय के लेबल न लग जाए, इसलिए उसको इन दोनों लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन एक सवाल, इनके 3 मंत्री थे, इनके पास 3 मंत्री थे, लेकिन इनके 3 में से एक भी मंत्रियों ने मिर्जापुर जिले को गोद क्यों नहीं लिया? अगर ये भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है तो इनमें इनके 3 मंत्री थे, इनके तीनों मंत्री में से किसी भी मंत्री ने मिर्जापुर को गोद क्यों नहीं लिया? यहाँ का विकास क्यों नहीं किया? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी कि अपराधी की 2 ही जगह है, या तो प्रदेश छोड़ के भाग जाएगा और अगर प्रदेश में रहेगा तो जेल के अंदर रहेगा। तो कह रहे हैं कि भाजपा जब उस वक्त सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने इतना कुशासन किया था कि उसको सुधारने में ही वक्त लग गया। मैं भाजपा के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं, अभी ये जनता के सामने ये बात, भाई साहब बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि हम कुशासन को, भ्रष्टाचार को, अपराधीकरण को रोकने में हमने पूरा समय बर्बाद कर दिया, जनता के लिए टाइम नहीं मिला। मुझे ये बताएं कि येदियुरप्पा जैसा भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में, इन्होंने उसको जो है इनको लेके चल रहे हैं। ये बताएं, बाबू सिंह कुशवाहा जिसने उत्तर प्रदेश के खजाने को, जितने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य की योजनाओं का पैसा खा गया, वो बाबू सिंह कुशवाहा किसकी गोद में बैठा? और उसको गोद में बैठाने के लिए ये भाजपा के चरित्रवादी लोग कितना पैसा लिए, इसका जवाब दें। जनता से सवाल, जनता से भी सवाल उठ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं। हम पुनः 1 मिनट के लिए पीछे जाना चाहते हैं। एक गांव में कहावत है, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला।
दीपमाला ने भूख की बात कही थी और सच में जीना है तो खाने की व्यवस्था करनी है। हम तीनों प्रतिनिधियों से जानना चाहते हैं कि मिर्ज़ापुर पंजाब हो गया होता, हरियाणा हो गया होता और हम पूरे उत्तर प्रदेश को अनाज देते, पूरे उत्तर प्रदेश का पेट भरते। बाण सागर परियोजना अगर संचालित हो गई होती, बाण सागर परियोजना में दीपमाला से जानना चाहूँगा कि इनके माध्यम से तीनों प्रतिनिधि बताएं कि बाण सागर परियोजना के बारे में क्या जानते हैं और यह योजना कब पूर्ण रूप से हो कि मिर्ज़ापुर को पंजाब बना देने की स्थिति में आएगी ये परियोजना। बाण सागर परियोजना, सबसे पहला इसका जवाब हम भाजपा से ही जानेंगे। जब ये बाण सागर परियोजना बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में विचाराधीन थी, 89 के पहले की यह स्वीकृत परियोजना थी। इसके पहले की बाद की जितनी सरकारें आई उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में डाला। लेकिन जो अभी आप एक सवाल हमसे कर रही थी इसके पहले कि उत्तर प्रदेश के सरकार में मिर्ज़ापुर जिले से 3 मिनिस्टर थे, संयोग से उसमें एक मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश सिंह जी मिर्ज़ापुर के थे और सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने अपने सत्प्रयासों से इस बाण सागर की ठंडे बस्ते में गड़ी हुई परियोजना को फिर से सामने ले आकर के उस पर काम शुरू करवाया। उसमें कुछ तकनीकी समस्या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो भारत सरकार के पास पड़ी हुई थी, वाइल्ड लाइफ एरिया होने के नाते वहां पर जब तक भारत सरकार की सहमति नहीं होगी तब तक सेंचुरी एरिया के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सकता। उसके लिए 40 किलोमीटर नहर को बनवाने की अनुमति लेने के लिए जब उत्तर प्रदेश की सरकार थी बीजेपी की, ओम प्रकाश जी ने पहल करके सेंचुरी को जमीन ट्रांसफर किया, दूसरी जमीन दे करके और वो जंगल विभाग से जमीन लेकर के और उन्होंने नहर का निर्माण शुरू करा। चूंकि इतनी लंबी परियोजना है वो लंबी परियोजना कुछ हद तक अभी बाकी है, थोड़ा सा भी उसका काम बाकी है और वो भी मामला पड़ा है भारत सरकार के पास विचाराधीन है। कुछ और एरिया जो पड़ रही है नहर के निर्माण की वो वाइल्ड लाइफ के कारण विवाद में है। भारत सरकार की जब तक उस पर अनुमति नहीं मिल जाती तब तक कोई भी सरकार आ जाए प्रदेश में काम नहीं करवा सकती। इसलिए केंद्र में भाजपा की सरकार अगर आएगी तो निश्चित रूप से उस पर से क्लियरेंस दिलवा करके उसका काम आगे बढ़ाया जाएगा। इस पर अभी इन्होंने कहा येदियुरप्पा की बात। देखिए, भ्रष्टाचार या किसी भी अपराध का आरोप किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है, लेकिन अगर जांच हुई, जांच के बाद क्लीन चिट मिल गई, फिर उसको अपराधी कहना अपराध है। येदियुरप्पा के ऊपर वहां के लोकायुक्त ने यह आरोप लगाया था कि इन्होंने खनन माफियाओं को बेजा लाभ पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी चूंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का, येदियुरप्पा को तुरंत सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन जब वहां की भारत सरकार की जांच एजेंसी ने, वहां की कोर्ट ने जांच के बाद, सुनवाई के बाद में यह क्लीन चिट दिया कि येदियुरप्पा के ऊपर अपने पद का दुरुपयोग करके खनन माफियाओं को लाभ पहुंचाने का कोई आरोप नहीं बनता, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने येदियुरप्पा को फिर से अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया। जहां तक बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर उस समय भी आरोप, लोकायुक्त की जांच चल रही थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई, न तो कोई एफआईआर लॉन्च हुई थी, न कोई बात हुई। देखिए राजनीतिक कारणों से मेरी बात पूरी सुन लीजिए पांडे जी, मेरी बात सुन लीजिए पांडे जी, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप उस कंडीशन की बात, जब बाबू सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी में लिए गए थे, उस समय बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर आरोप लगे थे जरूर और बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर जांच चल रही थी, लेकिन जो ही बाबू सिंह के कुशवाहा के ऊपर एफआईआर लार्ज होने की स्थिति आई कि प्रमाण हुआ कि हाँ इन्होंने भ्रष्टाचार। देखिए, हम राजनीतिक लोग हैं, हम आंदोलन करते हैं, हमारे ऊपर कानून तोड़ने का, अपराध करने का, अनेक प्रकार की धाराओं में मुकदमे लगते हैं। सीआरपीसी की जो धाराएं हैं, आप आंदोलन भी करते हैं तो उन्हीं धाराओं के अंतर्गत आपके ऊपर मुकदमा लॉन्च होता है, किसी दूसरी अलग से धारा नहीं। मुकदमों की बात कर रहे हैं और क्लीन चिट मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे ही सवाल जानना चाहेंगे कि जब कांग्रेस के कई नेताओं आरोप लगे और उन्हें भी जब सीबीआई से क्लीन चिट दे दी गई तो फिर उनके ऊपर आप आरोप क्यों लगाते हैं, उन्हें आप कटघरों में क्यों लाते हैं? जैसे कुछ नाम बताइए। ऐसे कई नाम है, लेकिन आप हमें जवाब चाहिए। हम आपसे वहां पे नाम नहीं लेना चाहते, आप बताइए कि जब उन्हें क्लीन चिट दी गई फिर आप उन्हें आरोपों के घेरे में क्यों लाते हैं? देखिए मैडम, जहां जिसके ऊपर आरोप लगा हमने उसके ऊपर आरोप लगाया, जिसकी जांच एजेंसी ने क्लीन चिट दे दिया, ऐसा कोई घटना हमारे संज्ञान में नहीं है कि फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसको भ्रष्ट कहा हो। अब राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, लेकिन हम यहाँ पे जनता
बंगारू लक्ष्मण हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। बंगारू लक्ष्मण आपके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो सरेआम पैसा लेते, पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व देखा। आपके चाल चेहरा चरित्र में अंतर है। आपके अध्यक्ष पैसा लेते सारे विश्व ने देखा, और आपका अध्यक्ष पैसा लेते पकड़ा गया। और इस बात का जवाब दीजिए। इस बात का जवाब देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का और अपनी शुचिता को पारदर्शिता के साथ सामने रखने का रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का। हमारे नेता के ऊपर, जैसा अभी पांडे जी ने एक रेफरेंस दिया कि हमारे अध्यक्ष के ऊपर, इसके पहले हमारे नेता आडवाणी जी के ऊपर भी कांग्रेस ने एक साजिशन आरोप लगाया था। वह एक कीर्तिमान है कि उन्होंने लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और